आमंत्रित करना चाहते हैं सचिन जी, सुरेंद्र राय, विपिन जी। जब आपके बीच लोकसभा चुनाव 2024 के सिलसिले में आपका आशीर्वाद लेने आए हुए, सबसे पहले आप प्रबुद्ध जन हैं और इसलिए मैं इस बात को रखना चाह रहा हूं कि आप समाज को दिशा और दशा देने वाले लोग हैं। आप नेतृत्व करते हैं और इस मुजफ्फरपुर लोकसभा के लिए बेस्ट क्या होगा, इस देश की राजनीति के लिए बेस्ट क्या होगा, ये आप समझते हैं। आपने विगत 2 चुनाव में अपने यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी को जो वोट दे करके आशीर्वाद दिया और प्रधानमंत्री बनाया, आपने देखा कि किस तरह से भारत का मान सम्मान विश्व के पटल पर बढ़ा है। आज से पहले आपने कभी नहीं सुना होगा कि किसी भी देश के प्रधानमंत्री को दूसरे देश के प्रधानमंत्री पैर छू करके प्रणाम करता हो। ये सौभाग्य अगर भारत को प्राप्त हुआ है तो आपके वोट की ताकत से प्राप्त हुआ है। एक समय वो भी था जब भारतीय जवानों का सिर काट करके पाकिस्तान ले जाता था और कितनी अमर्यादित व्यवहार करता था। आप सोशल मीडिया के माध्यम से वो भी देखे होंगे जब भारतीय जवानों पर पत्थरबाजी होती थी और लोग चुपचाप बर्दाश्त करके चलते रहते थे। लेकिन आज आपके वोट की ताकत से एक ऐसे नेता को मौका दिया आपने जिनके नेतृत्व में दुनिया के किसी भी देश की सेना में इतनी हिम्मत नहीं कि भारतीय जवान पर एक कंकर भी मार सके। साथियों, अभी आपने रसिया और यूक्रेन के युद्ध के बारे में देखा। इस युद्ध से हम लोग को सीख लेने की आवश्यकता है। साथियों, राष्ट्र जब तक सुरक्षित है तभी तक हम सब सुरक्षित हैं। हमारा बैंक बैलेंस हो, हमारे पास जितनी गाड़ियां हो, अट्टालिकाएं हो या फार्म हाउस हो, ये सारे तभी तक सुरक्षित है जब तक राष्ट्र सुरक्षित है। यूक्रेन के लोग जिनके पास इन सारे चीज की कोई कमी नहीं थी, आज दूसरे देश में शरणार्थी बन करके घूम रहे हैं। इसलिए देश सबसे पहली प्राथमिकता होनी चाहिए। और आप सब जानते हैं कि अभी देश को मोदी की जरूरत है। जिस ढंग से उन्होंने 18 20 घंटा काम करके दिखाया है और देश को उस पोजीशन से आज मजबूत स्थिति में पहुंचाया है, हम सब का दायित्व बनता है कि आपसी छोटी मोटी कलह को भूल करके, अपना पराया को भूल करके हम उनके हाथ को मजबूत करें। साथियों, आज भी कितना भी आप याद कीजिए महाभारत का युद्ध, सब अपने लड़ रहे थे, लेकिन जो विरोधी खेमा में चले गए, चाहे वो भीष्म पितामह ही क्यों ना हो, द्रोणाचार्य क्यों ना हो, गुरु कृपाचार्य क्यों ना हो, लेकिन अगर विरोधी खेमा में हैं, अधर्म के साथ हैं, तो हमारे दुश्मन हैं। इस बात को मान करके चलना होगा। आज एक धारा है जो राष्ट्रवाद के लिए काम कर रहा है, जिसके नेता हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी हैं, जो देश को परम वैभवशाली, शक्तिशाली और विकसित राष्ट्र बनाने के लिए निरंतर काम करते हैं। और एक धारा वैसा है जो हमेशा से अपने परिवार को आगे बढ़ाने में लगा हुआ है, परिवार के लिए जीने वाली पार्टी है, जो अपने अयोग्य बेटा को भी सत्ता के सिंहासन पर बैठाने के लिए बेचैन है। और एक तरफ हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी हैं, जिनके लिए कितना भी गरीबी क्यों ना हो, भले वो आदमी 4,10,000 से जीता हुआ नेता क्यों ना हो, लेकिन अगर जनता ने फीडबैक दिया कि ये काम नहीं कर रहे हैं, ये हमारे बीच आ नहीं रहे हैं, मुजफ्फरपुर के विकास के लिए काम नहीं कर रहे हैं, तो उनको बदलने में 1 मिनट का भी वक्त नहीं गया। साथियों, अभी आपने देखा कि किस तरह रसिया और यूक्रेन के युद्ध में हमारे देश के बहुत सारे बच्चे जो MBBS की पढ़ाई के लिए गए हुए थे यूक्रेन, और जहां जब युद्ध छिड़ गया तो यहाँ उनके पेरेंट्स जो है काफी दुखी हो गए। हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी ने दोनों देश के राष्ट्राध्यक्षों को फोन मिलाया और कहा कि हमारे बच्चे सुरक्षित चाहिए, जब तक हमारे बच्चे वहाँ सेफली इवैक्यूएट नहीं हो जाते हैं तब तक युद्ध विराम होना चाहिए। रसिया के राष्ट्रपति ने पूछा कि हम पहचानेंगे कैसे कि ये भारत के बच्चे हैं। इन्होंने बताया
जिसके हाथ में तिरंगा होगा वो भारत का बच्चा होगा। और आपको जानकर आश्चर्य होगा और खुशी भी होगी कि भारत का एक एक बच्चा सेफली इवैक्यूएट हो गया और अपने घर को पहुंच गया। ये आपकी वोट की ताकत है कि एक नेता के एक फोन मिलाने से आपके देश के बच्चे सुरक्षित रहे। इस करीब में एक पाकिस्तान का बच्चा अपने देश में जाकर के एक स्टेटमेंट दिया कि धन्य है भारत के वो लोग जिन्होंने ऐसे नेता को प्रधानमंत्री बनाया, जिनकी एक कॉल से भारत के 2 बच्चे सुरक्षित निकल ही गए। बगल अगल के देश बांग्लादेश और पाकिस्तान के भी बच्चे तिरंगा हाथ में लेकर के भारत माता की जयकारा लगाते हुए अपना जान बचा लिया। तो ये आपकी वोट की ताकत है। इससे पहले आपने कभी नहीं सुना होगा कि भारत के किसी प्रधानमंत्री का विश्व के पटल पर इतना बड़ा सम्मान मिलता हो। लोग लाइन में खड़ा होकर के इंतजार करते थे अपनी बारी का बड़े बड़े देश के राष्ट्राध्यक्षों से। आज दूसरे देश के बड़े बड़े कंट्री के जो राष्ट्राध्यक्ष हैं वो हमारे प्रधानमंत्री का इंतजार पलक पावड़ी बिछा करके करते हैं। तो ये आपकी वोट की ताकत है कि आपने एक ऐसे महर्षि, एक ऐसे तपस्वी को अपना नेता बनाया जिनके लिए राष्ट्र ही सबसे बड़ा धर्म है। राष्ट्र की पूजा करना ही सबसे बड़ा धर्म है। साथियों, भारत के विकास के बाद में जो क्रोनिक बीमारियां थी, जैसे धारा 370 हो, इन सारे बीमारियों को लोग जो समझते थे कि असाध्य बीमारी है, कभी सॉल्व ही नहीं होगा, कभी ठीक ही नहीं होगा। धारा 370 और 35 के बारे में बहुत सारे नेता राग अलापते थे कि धारा 370 हटेगा तो खून की नदियां बहेगी। एक बहन पीडीपी की नेत्री कहती थी कि तिरंगा को कंधा देने वाला नहीं मिलेगा। आपने देखा कि किस तरह से धारा 370 और 35 से हटा और एक मच्छर भी नहीं मरा और कितनी सुगमता से ये बिल पास हो गया। तो ये एक मजबूत इच्छा शक्ति के नेता हैं। और मेरा तो मानना यह है कि जिस तरह से भगवत गीता में कहा गया है, यदा यदा ही धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारतस्य अभ्युत्थानम अधर्मस्य तदात्मान्यम सुजान्यहम्। जब जब इस धरती पर अन्याय अत्याचार का प्रकाष्ठा होता है तब तब कोई न कोई महापुरुष अवतार लेते हैं और इस धरती को पाप मुक्त करते हैं। मुझे लगता है नास्तिवेदम ने जो कहा था कि कोई फकीर आएगा और भारत को विश्व गुरु बनाएगा, मुझे लगता है वही फकीर ये हैं। यही वो कल की अवतार हैं जो भारत को परम वैभवशाली मजबूत राष्ट्र बनाने के लिए आए। इसलिए हम सबों का दायित्व बनता है कि हम उनके हाथ को मजबूत करें। जहां तक मुजफ्फरपुर का सवाल है, मुजफ्फरपुर के विकास के लिए हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी ने लगभग 24-2500 करोड़ रुपया दिया। और एक सांसद का काम होता है मॉनिटरिंग करना उस योजना का। मुझे लगता है कि आप सब लोग इस बात से असंतुष्ट होंगे कि जिनको जो दायित्व मिला था उन्होंने अपने कर्तव्य का निर्वहन सही से नहीं किया। मैं आपको भरोसा दिलाना चाहता हूँ, मैं पेशे से डॉक्टर हूँ और उतने बड़े प्रैक्टिस को छोड़ करके मैं आपके बीच आया हूँ। निश्चित तौर पर मैं बड़ा विजन लेकर के आया हूँ और एक दृढ़ संकल्प भी लेकर के आया हूँ कि मुजफ्फरपुर का सर्वांगीण विकास करूँगा, चाहे वो शिक्षा के क्षेत्र में हो, चिकित्सा के क्षेत्र में हो, चाहे वो इंडस्ट्रियल एरिया के डेवलपमेंट की बात हो, चाहे मुजफ्फरपुर में जाम की समस्या हो, मुजफ्फरपुर के सौंदर्यीकरण की बात हो, मुजफ्फरपुर को एजुकेशन का हब बनाने की बात हो, मुजफ्फरपुर में नए इंस्टीट्यूशन को लाने की बात हो। हम हर मुद्दा पर काम करेंगे और ना रुकेंगे ना थकेंगे, लगातार काम करेंगे। आपको जान करके आश्चर्य होगा, जब क्लिनिक में 8 घंटा काम करते थे, 10 घंटा काम करते थे, तो शाम होते होते लगता था थोड़ा सा थकावट है। लेकिन जब से नाम का घोषणा हुआ है, मैं 18 से 20 घंटा काम करता हूँ। 6 बजे सुबह जगता हूँ और उसके बाद 3 बजे सुबह में जाकर के बेड पर जाता हूँ। मुझे कभी थकावट नहीं महसूस होता है और मैं आपको भरोसा दिलाता हूँ यही रफ्तार मेरा बना रहेगा, न रुकेंगे न थकेंगे। और मुजफ्फरपुर में हमारे जो बहुत सारी जो समस्याएं हैं, उस समस्याओं में आपका मार्गदर्शन लेंगे, हम समस्याओं का संकलन करेंगे और निश्चित तौर पर हम सब मिल करके उस समस्या का समाधान निकालेंगे। साथियों, विगत कुछ दिनों से एमपी का मतलब ये समझते थे लोग कि हम
कुछ जो सरकार की योजनाएं हैं उस योजना को ला करके रोड बनवा देना और सोलर लाइट लगा देना। साथियों, सिर्फ इतना ही एमपी का काम नहीं है। अगर इतना काम तो कोई क्लर्कियल जॉब वाला आदमी भी कर सकता था, तो इतना बड़ा लंबा चौड़ा इलेक्शन कराने की क्या आवश्यकता हुई? साथियों, ये सिंपल एमपी का चुनाव नहीं है, ये एक लीडर का चुनाव है। और लीडर का मतलब होता है कि वो आपके हर समस्या में आपको संगठित करके आपको लीड करे, आपका नेतृत्व करे। बहुत बार ऐसा होता है कि ये मेरे क्षेत्र का काम नहीं है। आपके क्षेत्र की जो भी समस्याएं हैं, मेरा मानना है कि वो मेरी समस्या है और हम सब मिल करके उसको सॉर्ट आउट करेंगे। बहुत समस्या ऐसे ही होती हैं जिसके बारे में मुझे जानकारी नहीं है, आपके पास अच्छा अनुभव है। कुछ ऐसी चीजें भी होगी जिसके बारे में हम दोनों को ना अनुभव नहीं है, उसमें हम एक्सपर्ट से राय लेंगे। लेकिन निश्चित तौर पर मुजफ्फरपुर के विकास के लिए मुझे जो भी करना पड़ेगा हम करेंगे, ना रुकेंगे ना थकेंगे। साथियों, मैं पुनः एक बात बताना चाहता हूं कि मैं एक सकारात्मक राजनीति के लिए आया हूं। आपको कभी ये एहसास नहीं होगा कि मैं निगेटिव काम कर रहा हूं, और मैं दुश्मन को भी गले लगा करके उसके मुख्य धारा में लाने का काम करूंगा और कभी मेरा निगेटिव काम नहीं करूंगा। मुजफ्फरपुर के सर्वांगीण विकास में चाहे शिक्षा का हब बनाने की बात हो, बच्चों को एजुकेशन के प्रति मोटिवेट करने की बात हो, हमारे युवा पीढ़ी को नशा से मुक्ति की बात हो, चाहे जो हमारे मुजफ्फरपुर का जो एयर क्वालिटी इंडेक्स खराब हो रहा है, AQI यहाँ का बहुत पुअर है। जो लोग ये समझते हैं कि हम नशा नहीं करते हैं, लेकिन मैं उनको बताना देना चाहता हूँ कि जो आज 10 सिगरेट के बराबर 15 सिगरेट के बराबर आप दूषित एयर आज भी ले रहे हैं। अंग्रेजी के लिए हम लोग तो आधी से ज़्यादा जिंदगी जी लिए हैं, लेकिन जो बच्चा आज 1 साल का है वो इतना पुअर वो एयर क्वालिटी इंडेक्स का जो एयर इनहेल कर रहा है, उसको आने वाले दिनों में कितनी समस्याएं होंगी। तो हम सब मुद्दा पर काम करेंगे हम लोग, चाहे वो पॉल्यूशन हो, चाहे वाटर संरक्षण की बात हो, चाहे आप इमेजिन कीजिए साथियों कि हमने बिहार के पहाड़ों को काट कर वो रोड पर बिछा दिया। आने वाली जो पीढ़ी होगी उसको अगर हमको पहाड़ दिखाना होगा तो हम लैपटॉप और कंप्यूटर में पहाड़ दिखाएंगे, बेटा पहाड़ ऐसा होता था। हमने प्राकृतिक संपदाओं का दोहन किया है, आने वाली पीढ़ी मुझे माफ नहीं करेगी। इसलिए साथियों, अभी भी बहुत वक्त नहीं गया है, हम लोग क्वालिटीफुल काम करेंगे और मैं आपको भरोसा दिलाता हूँ मैं कभी कमीशन के फेर में नहीं आऊँगा। मुझे पैसा कमाना होता तो मैं 300 मरीज देखने वाला डॉक्टर रहा हूँ। एक दिन में हम लोग 250-300 मरीज देखते थे, पैसे की कोई कमी नहीं थी। बस एक मन में आया कि कुछ नया और बड़ा करें। लाइफ मोनोटोनस हो गया था, रोज सुबह से 9 बजे से बैठ जाना है, रात के 9 बजे तक वही काम करना है। क्या दिक्कत है, कब से दिक्कत है और कोई दिक्कत है? 3 सेंटेंस के अलावा 15 साल तक हम कुछ बोले ही नहीं। इधर कुछ दिनों से मैं बोलना शुरू किया हूँ। शुरू में तो बहुत हेजिटेशन हो रहा था, लेकिन अब धीरे धीरे कुछ प्रयास कर रहा हूँ। लेकिन मैं आपको भरोसा दिलाता हूँ, क्योंकि यहाँ के लोगों का एक बहुत वेदना रहा है कि यहाँ के सांसद कुछ बोलते नहीं हैं, तो मैं आपको भरोसा दिलाता हूँ कि मैं बोलूँगा और वहाँ पर अच्छे ढंग से मुजफ्फरपुर को रिप्रेजेंट करूँगा। आपको कभी ये एहसास नहीं होगा कि मुजफ्फरपुर के हक अधिकार के लिए कोई आदमी आवाज़ नहीं उठाया। और बहुत सारी बातें हैं, क्योंकि समय बहुत ज़्यादा हो गया है, आप लोग भी बहुत देर से इंतजार कर रहे थे। तो अंत में इतना ही कहना चाहेंगे कि आप लोगों ने एक व्यक्ति को 10 साल मौका दिया है। मैं सर्वे कैप्टन साहब की बात नहीं करूँगा, क्योंकि वो एक जनरेशन ऊपर के चीज़ हैं। हम बड़े भाई अजय निषाद जी की बात करते हैं। आपने उनको 10 साल मौका दिया, मुझे मात्र 5 साल मौका दीजिए। आने वाली पीढ़ी के लिए, आने वाली सारे बंधनों से मुक्त होकर के, लोग कोई पूर्वाग्रह नहीं रखते हुए, मैं आपसे एक मौका मांगता हूं। अगर मैं 5 साल में मुजफ्फरपुर की दिशा और दशा नहीं बदल दिया, मैं मुजफ्फरपुर के विकास में कामयाब नहीं रहा, तो मैं अगली बार आपसे वोट मांगने नहीं आऊंगा और ना आपको मुंह दिखाऊंगा। साथियों, देश
हमारे प्रधानमंत्री साहब का ये कहना है कि हम भारत को विकसित राष्ट्र बनाएंगे। हमारे क्षेत्र में बहुत सारी चीज़ें हैं ऐसे जिसको हमको करने की आवश्यकता है, जिसको लोग समझते हैं कि एमपी का काम नहीं है, लेकिन एमपी का क्या काम है वो मैं करके दिखाऊंगा। आप याद कीजिए, टीएन सेशन से पहले लोग चुनाव आयोग का भी काम नहीं जानता था कि चुनाव आयोग भी कोई चीज़ होता था। लोग सोचते चुनाव आयोग का काम है बस अधिसूचना जारी कर देना कि हाँ इतना तारीख से इलेक्शन होने वाला है और इलेक्शन करा देना ही चुनाव आयोग का काम था। लेकिन जब टीएन सेशन आए तो बताए कि चुनाव आयोग भी कोई चीज़ होता है। तो मैं आपको भरोसा दिलाना चाहता हूँ कि मुजफ्फरपुर के विकास के लिए चाहे किसी भी एंगल में, किसी भी, मैं एक एजुकेशन हब की भी बात कर रहा हूँ, मैं एक अच्छे हॉस्पिटल की भी बात कर रहा हूँ, हर क्षेत्र में हम लोग काम करेंगे, आपका मार्गदर्शन लेंगे। हो सकता है कुछ आइडिया आपके अच्छे हों, हम उस आइडिया को आत्मसात करेंगे और हम सब मिलकर के एक अच्छा मुजफ्फरपुर बनाएंगे। ये संकल्प हम लेते हैं। साथियों, अभी आपने देखा हमारे बहुत सारे अभिभावकगण अक्सर चर्चा करते हैं इस बात को कि मुजफ्फरपुर को एम्स मिलना चाहिए था, मुजफ्फरपुर को एयरपोर्ट मिलना चाहिए था। आपको जान करके भाई बहुत खुशी भी होगी और एक तरफ से आश्चर्य भी होगा कि जो एमपी सजग रहे, जो अपने क्षेत्र के प्रति कर्तव्यनिष्ठ रहे, वो इन चीज़ों को लेकर के चले गए। आज हमारे गोपाल जी ठाकुर साहब मखाना खिला खिला करके, मखाना का माला पहना पहना करके दरभंगा में एम्स भी लेकर के चले गए और एयरपोर्ट भी लेकर के चले गए। भाई बड़े भाई अजय निषाद जी को बड़े आदर के साथ कहना चाहता हूँ कि अगर वो मछली भी खिला खिला करके कुछ ले आते तो शायद मुजफ्फरपुर का कुछ भला हो पाता। लेकिन इनको लगता था, देखिए कर जाता है तो उसको ये लगता है कि अगर फर्स्ट वाला दूसरे स्कूल में पढ़ता रहता तो इस स्कूल का टॉपर हम होते। लेकिन इनके मन में ये लगा कि हमारे समाज में कोई ऑप्शन नहीं है, ये निषाद समाज का परंपरागत सीट है। चूँकि निषाद समाज को कहीं ना कहीं सीट देना है तो मुजफ्फरपुर सब दिन से दिया जा रहा है और हमारे समाज में कोई कंपटीशन है नहीं, तो हार थक करके हम काम करें, सोए रहें, कुछ भी करें, भारतीय जनता पार्टी हमको मौका देगी ही। क्योंकि हम 4,10,000 से जीते हुए हैं, इसलिए इनके पास कोई ऑप्शन नहीं है और हम काम नहीं भी करेंगे। कितनों लोग गुस्सा जाएगा, 1-2 लाख कम आएगा तो ये 2 लाख से जीत जाएंगे, ये सोच करके ये सोए रहे। मैं आपको भरोसा दिलाता हूँ कि हम सोने वाले नहीं हैं, हम 18 घंटा 20 घंटा काम करने वाले लोग हैं और निश्चित रूप से ये मेरा कारवां जारी रहेगा काम करने का। बस आपका आशीर्वाद और मार्गदर्शन चाहिए। इन्हीं चंद शब्दों के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। जय हिंद, जय भारत, भारत माता की जय।